बच्चों अपन चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें आपको क्या है कि नंबर आराम से 6 में से 6 अंक का ये चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 8 है, मानव रोग है, यानी मानव में संक्रामक रोग है। तो अपने क्या ये चैप्टर नंबर जो 8 है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं अपन। चैप्टर नंबर 8 ये आपको सबसे पहले बताना है 6 मार्क्स का है। अब ये 6 मार्क्स का इसको क्या है, इसके अंदर आपके प्रश्न आएंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव सवाल और, तो 2 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये आपके ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको आराम से याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक सवाल आएगा आपके 1 लाइन का, ठीक है। फिर एक सवाल आएगा आपके 3 नंबर का। तो एक सवाल आपके ऑब्जेक्टिव हुआ, एक सवाल ऑब्जेक्टिव हुआ, तो ऑब्जेक्टिव कितने हो गए? 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए 2, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपके हो गए 2, एक प्रश्न आपके 1 लाइन का हो गया। फिर उसके बाद 3 अंक का एक सवाल होगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा, यानी या में होगा, समझ गए बात को। इसमें 1 नंबर का सवाल आएगा, वो आपके ज्ञान के आधार पर होगा, और 2 नंबर का सवाल आएगा, वो आपके ज्ञान उपयोग के आधार पर होगा, यानी आपको अपने ज्ञान का उपयोग करना है, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, 1 लाइन के सवाल करेंगे। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से लिखा दूंगा 3-3 अंक के। तो मेरी गारंटी, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, और आपके 3 नंबर तो ये पक्के ही हैं। और ये बड़े वाले सवाल, इसको भी आप टच कर लोगे तो ये चैप्टर आपको आसानी से 6 में से 6 अंक मिला देगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है बच्चों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और रोज 8:30 बजे टेस्ट दीजिए। आप लोग, आपकी बायोलॉजी अच्छी हो जाएगी, आपको टेस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालता रहता हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों। अपन ने चैप्टर नंबर 8 के सवाल लिख दिए हैं। अपन ने चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि चैप्टर 1 से 6 तक के अपन ने इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ लिए हैं, बड़े सवाल पढ़ लिए हैं। लगभग अपन आधे कोर्स की तरफ जा चुके हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो आपको बताना, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। साइल्डन और स्वान ने क्या कोशिका सिद्धांत दिया था? रॉबर्ट हुक है, उसने आपको बताना है कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। उसने हिप्पोक्रेटिस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि हमारे शरीर में एक काला तरल होता है जिसके कारण हम बीमार होते हैं। जब काला तरल तो थर्मामीटर से चेक किया, और ऐसा कोई किसी प्रकार की हिप्पोक्रेटिस के उदाहरण गलत साबित किया विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब निम्न में से कौन सा स्वयं प्रतिरक्षा रोग होता है? यानी प्रतिरक्षा अपने और पराये को पहचान नहीं कर पाती है और शरीर के अंगों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। तो स्वयं प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है आमवती संधिशोथ। इसको अपन कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो प्रतिरक्षा है वो हमारे जो घुटनों के जोड़ होते हैं उनको नष्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा रोग असंक्रामक रोग है? यानी आपको बताना है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौन सा रोग नहीं फैलता है। जुकाम, किसी के पास बैठ जाओ डर लगता है कि फैल जाएगा। दाद, किसी को छूते हैं तो सोचते हैं दाद हो जाएगी। एड्स रक्त द्वारा फैल जाता है। लेकिन कैंसर के मरीज के पास मिलने जाओ, टेंशन की बात नहीं है, उससे ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। जुकाम से तो सब डरते ही हैं, अभी दाद है, एड्स है, ये सब संक्रामक रोग है। लेकिन कैंसर कैसा है? असंक्रामक रोग है। सबसे घातक संक्रामक रोग अगर पूछ ले कि सबसे घातक संक्रामक रोग कौन सा है, ये रोग है मलेरिया रोगी में कपकपी। एक व्यक्ति है जिसको कपकपी आती है, उसको बुखार आता है, उसके बाद में क्या होता है, उसको पसीना आता है, इसका मतलब उसको मलेरिया है, ठीक है। तो मलेरिया का कारण क्या? ये आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन का जब पाचन नहीं होता और अपचित भाग होता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन,
जब ये रक्त में विषैला पदार्थ मुक्त होता है हीमोजोइन, तो व्यक्ति को क्या आती है, कपकपी आती है, बुखार आता है। आपसे सवाल पूछा मलेरिया रोग में कपकपी का कारण क्या है, हीमोजोइन है। क्या है, हीमोजोइन है। तो मलेरिया रोग में कपकपी का कारण आपको बताना है हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ है। ये बच्चों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होता है, जो माँ होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो प्रथम स्तनीय दूध को अपन क्या कहते हैं, खीस कहते हैं या कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये क्या होती है, माँ को अपने बच्चे को जरूर पिलानी चाहिए। अब माँ है वो बच्चे को ये दूध पिलाती है, दूध के अंदर कौन सा प्रतिरक्षी होता है जो बहुत ही आवश्यक है, जो अपन कह रहे हैं पीला तरल पदार्थ निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कौन सा प्रतिरक्षी होता है इसमें, ए। सबसे पहले अपन गिनती एबीसीडी में ए आता है, तो अपने को याद रखना है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, यानी सबसे पहले बच्चा जन्मा, जन्मते ही उसको प्रतिरक्षी की आवश्यकता हुई, तो प्रतिरक्षी का नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि माँ के दूध में, तो माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं एबीसीडी भी सबसे पहले ए से सीखा हूं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तरीका होता है IgA किस में पाया जाता है, जो नवजात बच्चे को दूध पिलाया जाता है माँ द्वारा, उस स्तनीय दूध में या खीस के अंदर या कोलेस्ट्रम के अंदर पाया जाता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। बच्चों अपन ने ये 5 क्वेश्चन फिर लिख दिए अपने सामने, ये 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को थोड़ा क्या होता है कि ऑप्शन को थोड़ा सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करनी है। अपने यूं नहीं कि टिप्पा ही मार दो, अपने बहुत ही क्या है कि 30 मतलब अपने ये मन में सोचना है कि अपने को पूरे नंबर लाने हैं। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्न में से किस प्रोटीन का स्रावित करती हैं, यानी विषाणु संक्रमित कोशिकाएं होती है वो निम्न में से कौन से प्रोटीन का स्रावण करती हैं, तो ये नाम याद रखना, इंटरफेरॉन। अब ये कोशिकाओं का गुच्छ है जिसको अपन संवर्धित कर रहे हैं। इस कोशिका के गुच्छ को जब संवर्धित किया जाता है, फिर इसके ऊपर क्या किया जाता है, इसको विषाणु से संक्रमित करते हैं। तो ये कोशिका, इस कोशिका का जीन क्या होता है, उद्दीपित होता है और एक प्रति विषाणु प्रोटीन निकालता है, एक प्रति विषाणु प्रोटीन मुक्त करता है। इस प्रति विषाणु प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। ठीक है, ये सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है, इंटरफेरॉन क्या है, तो ये प्रति विषाणु प्रोटीन है। ये भी सवाल आता है प्रति विषाणु प्रोटीन का नाम क्या है, प्रति विषाणु प्रोटीन का नाम आपको बताना है इंटरफेरॉन होता है। प्रति विषाणु प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। कैसे हुआ ये चीजें आपको समझनी है, ये आपके पहले कोर्स में थी, अब तो हट गई, ज्यादा है नहीं। साइटोकाइनिन अवरोध होता है जो शरीर के अंदर एक सहज प्रतिरक्षा उसका एक भाग है। जैसे ये विषाणु कोशिका को संक्रमित कर रहा है, ये विषाणु कोशिका को संक्रमित कर रहा है, ये आपके पास कोशिका का गुच्छ है, कोशिका से एक प्रति विषाणु प्रोटीन निकलता है। ये क्या करता है, दूसरी सामान्य कोशिका है उसके चारों तरफ एक आवरण बनाता है। जब ये विषाणु इस कोशिका को आएगा खाने के लिए, तो इसके पास इंटरफेरॉन पहले से मौजूद है, ये इस विषाणु से इसको सुरक्षा करेगा। तो ये प्रति विषाणु प्रोटीन है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्न में से किस प्रोटीन का स्रावण करती है, तो आपको बताना है इंटरफेरॉन का। ठीक है, मानव शरीर में कोशिका मध्यस्थी प्रतिरक्षा, अब एक होती है जिसका नाम होता है तरल मध्यस्थी प्रतिरक्षा, और एक होती है जिसका नाम होता है कोशिका मध्यस्थी प्रतिरक्षा। इन दोनों को आपको मैं तरीका बता दूं कि तरल मध्यस्थी में क्या होता है, ये जो बी लिम्फोसाइट होती हैं, ये क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षी अणु स्रावित करती है, और वो प्रतिरक्षी क्या करता है, प्लाज्मा में उस प्रतिजन को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट है, इसने क्या किया, एक तरल पदार्थ है, प्लाज्मा मुक्त किया और उसने प्रतिजन को नष्ट कर दिया। और कोशिका मध्यस्थी में ये टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये खुद जाती हैं और जाकर क्या करती हैं, इस प्रतिजन को नष्ट करती हैं। एक तो क्या होता है कि कोशिका कोई पदार्थ निकाले और उसको नष्ट करे तरल माध्यम में, तब उसका नाम हो जाता है तरल मध्यस्थी प्रतिरक्षी। और कोशिका स्वयं क्या करती है, जाकर उस प्रतिजन को नष्ट करती है, जैसे टी लिम्फोसाइट। तो शरीर में कोशिका मध्यस्थी प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट, यहां तरल मध्यस्थी प्रतिरक्षा होता तो बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये अपना थोड़ा ध्यान रखना आपको। अब अमूर्त को नष्ट करने में सहायक है, अमूर्त मतलब होता है कैंसर की गांठ, कैंसर होता है, उस कैंसर की ट्यूमर को अपन क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। ठीक है,
अबूर्द को नष्ट करने में सहायक कौन है? वाई इंटरफेरॉन है बच्चों। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि अबूर्द होता उसको नष्ट करने के लिए कौन सहायक है? वाई इंटरफेरॉन। मनुष्य में दाद, अब आप कई बार दाद खाद खुजली का ऐड सुनते हो, कई बार वो क्या करता है अपने यहाँ पे हाथ फेरता है, कभी यहाँ हाथ फेरता है और खुजली आपको दाद बताता है और आप उसके लिए ट्यूब देखते हो। तो ये दाद होती किससे है? ये होती है कवक से। जो डबल रोटी पे कवक लगती हैं वैसे ही हमारे शरीर में कवक घुस जाती हैं और जगह जगह दाद कर देती रक्त में घुसकर। तो ये कवक द्वारा होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु कहलाते हैं, यानी वे विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं ऑन्कोवायरस। ऑन्कोवायरस, ऑन्कोवायरस वे वायरस होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, यानी ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। प्रोटो ऑन्कोजेनिक तो इसका निष्क्रिय रूप होता है, तो अपने को बताना ऑन्कोजेनिक वायरस है वो कैंसर उत्पन्न करते हैं। ये अपने क्या करने हैं, ये सवाल अच्छी तरह आपको याद कर लेने हैं। बच्चों अपन ने फिर 5 सवाल लिख दिए हैं। सवाल में सबसे पहले सवाल अपने आ चुका है कि अल्कोहल के चिरकाली उपयोग में सबसे ज्यादा शरीर का कौन सा अंग क्षति होता है? लोग आजकल दारू बड़े शौक से पीते हैं और गाना भी गाते रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, अल्कोहल होता है उसको ज्यादा सेवन करने से हमारे शरीर का जो लीवर होता है जिसको यकृत कहते हैं वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, लीवर काम करना बंद कर देता है। ठीक है बच्चों, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरे सारे वीडियो देखिए, मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए 1 से 6 तक के चैप्टर के, और बाकी भी आप वीडियो में डाल दूंगा, तो आप अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप लोग एक बार जरूर वीडियो को देखिए और याद कीजिए। अब अगला सवाल है मलेरिया की रोकथाम के लिए। जो मलेरिया होती है एक बीमारी है, उसके रोकथाम के लिए मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली है। मछली क्या करती है, ये मछली है, ये मलेरिया है, इसका रोगजनक मलेरिया होता है, उसका प्यूपा अवस्था होती है और जो लार्वा अवस्था होती है पानी के अंदर जो लट्टे होती है उसको ये क्या करती है, मछली खाती रहती है। तो ये एक तरह से जैविक नियंत्रण हो गया। ये कैसा हो गया, जैविक नियंत्रण हो गया। एक बड़ा सा तालाब है, उसमें बहुत सारे मच्छर पैदा हो रहे हैं, आस पड़ोसी परेशान हो गए और मच्छर 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 हर जगह घर में मच्छर घुस जाते हैं सुबह सुबह। तो सबने कहा ये मच्छर पैदा कहाँ हो रहे हैं कि ये तालाब में पैदा हो रहे हैं, तो एक मछली लाके छोड़ दो। कौन सी मछली है जो इस मलेरिया के रोकथाम के लिए लार्वा को खाएगी? तो जैसे अपन कहेंगे बारबस है, लेबियो है, गैम्बूसिया है, रोहू है। तो आपको बताना है गैम्बूसिया मछली कौन सी मछली है। आपके बुक में लिखा हुआ है गैम्बूजिया और गैम्बूसिया एक ही बात है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देना। गैम्बूसिया कहते हैं इसको रियल में। तो ये गैम्बूसिया मछली है। इस मछली का काम होता है दिन भर लट्टे खाना, यानी इनकी लार्वा अवस्था को खाना। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर की। ये भी सवाल आ सकता मलेरिया की रोकथाम की जगह मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या आ सकता है, मादा एनाफिलीज मच्छर है, एनाफिलीज मच्छर है, उसके लार्वा को कौन भक्षण करता है? तब भी आपका उत्तर गैम्बूसिया होगा। टाइफाइड उत्पन्न करने वाले रोगजनक, ये जो टाइफाइड रोग है, ये टाइफाइड बीमारी ऐसी बीमारी होती है उसके अंदर बुखार वगैरह आता है। ठीक है, अब इस किसके द्वारा होता है आपको बताना है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा या डिप्लोकोकस निमोनिसे या टाइफाइड मैरी या राइनोवायरस। तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है। ये जीवाणु दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है और हमारे आंत्र में संक्रमण करता है। तो ये साल्मोनेला टाइफी है, ये साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। किस रोग में पूरी तरह उन्मूलन टीके द्वारा कर दिया? बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हो चुकी है कि टीके द्वारा कौन सी बीमारी पूरी तरह से हटा दी गई है। पहला है निमोनिया, दूसरा पोलियो, तीसरा चेचक और चौथा मलेरिया। निमोनिया अभी तक नहीं है, निमोनिया लोगों को हो रहा है, चेचक भी, अब पोलियो भी लोगों को हो जाता है, कहीं कहीं 1-2 केस मिल जाते हैं। 2 बूंद जिंदगी की ये हटा दिया, मान लिया गया था ये पूरा हटा दिया गया है, लेकिन 1-2 केस इसके वापस मिल गए। अब ये जो चेचक रोग है, चेचक रोग को पूरी तरह टीकाकरण द्वारा क्या है, हटा दिया गया है। ठीक है, मलेरिया तो आज भी हो जाता है। अब निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी जो जीवाणु से नहीं होता है, अतिसार पेचिश होता है जीवाणु से, प्लेग जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है,
लेकिन जो ये रेबीज है, ये रेबीज वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। तो ये तीनों बीमारियां, अतिसार, पेचिश है, प्लेग है और डिप्थीरिया, ये तीनों है जीवाणु जनित। कैसी है? जीवाणु जनित है। लेकिन ये जो रेबीज होती है, ये इसका वायरस कुत्ते की लार में रहता है। जो इसका वायरस है वो कुत्ते की लार में रहता है और जैसे ही कुत्ता काटता है तो कुत्ते की लार अगर मनुष्य के रक्त के संपर्क में आ गई है तो ये वायरस एक्टिव हो जाता है और मनुष्य को हिड़किया हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि कुत्ता काटे, कुत्ते की लार मनुष्य के रक्त के संपर्क में आ गई, खून आ गया, अगर जैसे किसी की पिंडी पैर खा गया और ये लार है वो दांत के साथ में उसके कुत्ते की लार अंदर घुस गई और रक्त के संपर्क में लार आ गई तो ये वायरस है वो एक्टिव होता है और फिर उसके बाद उसको लॉक जॉ हो जाता है। यानी एक तरह से उसके मतलब अपन कहते हैं उसकी श्वास नली पिचक जाती है, भोजन नली पिचक जाती है। भोजन नली पिचकने के कारण वो कोई भोजन और पानी निकल नहीं सकता है तो वो क्या करता है? हर चीज को खाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रेबीज बीमारी है वायरस जनित है। कैसी है? वायरस जनित है। बच्चों एक मैंने इसमें सेंटेंस बोल दिया था कि इसको लॉग जो बीमारी कहते हैं, लॉग जो इसको नहीं कहते हैं, टिटनेस को कहते हैं। ये चीज आपको थोड़ा नोट रखनी है। ठीक है, ये परीक्षा में सवाल आया हुआ इसलिए आपके नेट में बता रहा हूं कि लॉग जो एक्चुअल में टिटनेस रोग को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप डाउट क्लियर कर लेना। बच्चों अपन ने फिर 5 सवाल लिख दिए हैं। आप लोग सवालों को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। अगला सवाल है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा को अपन क्या कहते हैं? इसको जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, जो कि आनुवांशिक प्रतिरक्षा होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। ये होती है जन्मजात प्रतिरक्षा। और दूसरी होती है जिसको अपन कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, वो अपन क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। तो ये सहज प्रतिरक्षा एक्चुअल में इनेट इम्यूनिटी है, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा है। वो क्या है? शारीरिक रोध, जैसे त्वचा वगैरह होते हैं, ये शारीरिक रोध है, कार्य की रोध है और कोशिकीय शोध है। और इसके अलावा एक और है साइटोकाइनिन रोध। ये 4 तरह की क्या होती हैं? ये भी सवाल एक बार परीक्षा में आ चुका है कि भाई सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे आसानी से लिख के आए 4 प्रकार और बहुत खुशी हुई बच्चों को। लेकिन सवाल यहाँ थोड़ा क्या है? भारी दे दिया है और परीक्षा में ये भी सवाल आ सकता है सहज प्रतिरक्षा के प्रकार लिखो तो शारीरिक शोध है, इसके अलावा कार्य शोध है, कोशिकीय शोध है और साइटोकाइनिन रोध है। तो 4 तरह की होती हैं। ये बी लिम्फोसाइट एक्चुअल में क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मलेरिया रोग किससे होता है? मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। ये मलेरिया रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है और प्रोटोजोआ की अपन कह रहे हैं प्लाज्मोडियम जो स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम जो वंश है उसके द्वारा ये रोग होता है। प्लाज्मोडियम इस बीमारी को क्या करता है? रोगजनक है इसका। ठीक है, प्रोटोजोआ है इसका संघ और प्लाज्मोडियम इसका वंश है। फिर अगला सवाल है मलेरिया रोग फैलाता कौन है? कई बार एग्जाम में सवाल आया है। जब मुझे याद है मैं 8वीं में पढ़ता था तब से ये सवाल मैं पढ़ रहा हूं। आप लोग भी आज 4 साल 5 साल हो गए होंगे, 12वीं में आ गए हो तो आपको भी इस सवाल का उत्तर आता होगा। ठीक है, मादा एनाफ्लीज, मादा एनोफेलिज मच्छर है। ये मच्छर क्या करता है? मलेरिया रोग का वाहक है। अगला सवाल है सबसे घातक मलेरिया उत्पन्न कौन करता है? अब एक मलेरिया वाहक है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सॉरी, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक जाति है जो चतुर्थ अपन कह रहे हैं जो ये घातक मलेरिया उत्पन्न करता है, बहुत ही जो ब्रेन में घुस जाता है जिसके कारण व्यक्ति मर जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये क्या करता है? एक ऐसा मलेरिया उत्पन्न करता है जिसको बहुत ही घातक मलेरिया कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, इन सब से क्या होता है? जो मलेरिया उत्पन्न होता है वो घातक नहीं होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी से क्या चतुर्थक मलेरिया होता है वो भी याद रखना है। अब मलेरिया रोग का लक्षण है, किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ, आपके पास आया, आप कैसे पहचानोगे? आप उसमें सबसे पहले पूछोगे तेरे को बुखार आता है क्या? वो कहेगा हाँ बुखार आता है। फिर उसके बाद उसको ठिठुरन सर्दी लगती है और पसीना आता है। ये तीनों लक्षण किसके लक्षण है? मलेरिया के लक्षण है। ये एक आवर्ती लक्षण है, यानी एक फिक्स टाइम के बाद 72 घंटे बाद 48 घंटे बाद उसमें रिपीट होंगे। ठीक है, यानी आज बुखार आया है
उसके बाद सेम टाइम पे 24 घंटे बाद बुखार आ सकता है, या 48 घंटे बाद उसको वापस बुखार आएगा भयंकर वाला, तो आप कहोगे बेटा कुछ नहीं, तेरे को मलेरिया रोग है। क्या है? मलेरिया रोग है। अब अगला सवाल आ गया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है बच्चों, ये मानव में कहां पाया जाता है? ये क्या होता है कि मक्खियों द्वारा भी ये बीमारी फैलती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी एक सवाल पूछा जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव में कहां पाया जाता है? फेफड़े में, आमाशय में, बड़ी आंत्र में, उपरोक्त सभी में। तो बड़ी आंत्र के अंदर ये पाया जाता है, इसका निवास होता है लार्ज जो अपन कहते हैं इंटेस्टाइन उसके अंदर। और ये क्या करता है, ये आपको बताना है, श्लेष्मा का स्त्रावण करता है, रक्त स्त्रावण करता है। इसके अलावा जो पेट संबंधी बीमारियां होती है उनको ये उत्पन्न करता है। ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। इससे एक अमीबियासिस बीमारी होती है, ठीक है, जिसको अमीबता के नाम से जानते हैं। सामान्य जुकाम का कारण है, ये आ गया सवाल, राइनोवायरस, रेट्रोवायरस, नासा विषाणु। तो राइनोवायरस को क्या कहते हैं? नासा विषाणु के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए और सी दोनों। निमोनिया संक्रमित करता है, निमोनिया हमारे शरीर के कहां संक्रमित करता है? ये फुफ्फुस और वायु कोष्ठों को संक्रमित करता है। फुफ्फुस और वायु कोष्ठ के अंदर तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, उनको सामान्य खांसी होने पर कभी कभी चेक नहीं कराते हैं तो उनको निमोनिया बन जाता है। फिर उसके बाद टाइफाइड की पहली रोगी का नाम, जिसने कई वर्षों तक ये क्या एक रसोईया थी, यानी एक भोजनालय के अंदर काम करती थी, और इसने कई वर्षों तक क्या है टाइफाइड रोग है उसको फैलाया था। कई वर्षों तक इसने क्या किया, टाइफाइड को फैलाया था। एक रसोईये की काम करती थी। टाइफाइड की पहली रोगी का नाम महारानी विक्टोरिया नहीं, ये हीमोफीलिया को हीमोफीलिया की वाहक थी। टाइफाइड मैरी सही है। फिर एक नाम लिखा मैरी मेलोन, ये दोनों नाम है, ठीक है। तो टाइफाइड मैरी और मैरी मेलोन दोनों इसके आंसर होंगे। ये एक ही महिला का नाम है। अगला नाम है टाइफाइड। अगला सवाल है टाइफाइड किस अंग को संक्रमित करता है? यानी जो टाइफाइड रोग है वो किस अंग को संक्रमित करता है? तो टाइफाइड हमारे आंत्र में छिद्र कर देता है, और इसके कारण हमारे क्या होती है, उदरीय पीड़ा होती है, कब्जी वगैरह होती है। तो ये हमारे शरीर में बुखार वगैरह ये सब टाइफाइड उत्पन्न करता है। दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है, तो ये आंत्र को क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है बच्चों, मैं इसके और वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ये चैप्टर अपने जो अपना टारगेट है कि ये जो 8वां चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें आपको पूरे नंबर्स लाने हैं।